हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा ये चैप्टर नंबर है 8 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये एक ऐसा चैप्टर जिससे बहुत से बच्चे डर जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री के नाम से ही कि मतलब काफी टफ चैप्टर आपका होगा। तो ये इतना टफ तो नहीं होता है जितना बच्चे सोचते हैं। आज हम कोशिश करेंगे आपके जो डर है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार वेटेज देखते हैं कि बोर्ड में क्या वेटेज आपका रखता है। तो आप लोगों को पता होगा आपके पास एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, जो आपके दो चैप्टर है, ये आपके पास क्या दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बेस्ड चैप्टर आपके पास है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, ये नियरली आपके पास 8 मार्क्स का वेटेज रखता है, और जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, ये नियरली आपके पास 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो जो दोनों मिला के आपका वेटेज बनता है, ये नियरली आपका 12 मार्क्स के अराउंड आपका वेटेज बनता है। तो ये दोनों चैप्टर वैसे इजी है, बस मेन आपका फॉर्मूला, अगर आपने फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया, आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो आपको 12 मार्क्स का वेटेज रखता है आपके पास ये आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, एक दो चैप्टर का। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना बहुत जरूरी आपके लिए हो जाता है चैप्टर, अगर आपको बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है। तो पहले हम आज देखते हैं कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन की हमें, इसमें हम जो पढ़ेंगे कि हमें ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्यों है, ठीक है, क्लास 10th के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कुछ रेशियोज हम यहाँ पर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ऐसा आप इनको बोल सकते हो। और एट द एंड हम चैप्टर, एट द एंड इस लेक्चर के हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन करेंगे, जो एनसीईआरटी में आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स है उनको हम ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में 3 चीज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है, तो हमारे पास पहले हमारे पास ये इंट्रोडक्शन हमारे पास है। देखो आपके पास, अगर आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा, आपके पास यहाँ पर 3 केस है। ये 3 आपके पास केसेस यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक, यहाँ पर आपके पास ये 3 केसेस है। एक आपके पास ये हो गया, एक आपके पास ये, और एक आपके पास ये आपके पास 3 केसेस है। ये जो अगर आप इनको पढ़ोगे ना, तो आपको ना यहाँ कुछ क्वेश्चंस किया है, यहाँ पर आप क्वेश्चन कर रखा है आपको। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि इसको आप पढ़ना। ठीक है, पैराग्राफ को, यहाँ पर कोई स्टूडेंट है, वो कुतुब मीनार को देख रहा है, ठीक है, या देख रही है, जो भी है हाइट। अब आपको ये डिस्टेंस तो पता है, आपको ये डिस्टेंस पता है, ठीक है, वो कितनी डिस्टेंस पे खड़ी है, ये खड़ा है। तो और आपको कुतुब मीनार की हाइट बतानी है बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करके। तो क्या ये चीज पॉसिबल है? तो यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रखा है, सेम मेथड से, सेम तरीके से आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रखा कि यहाँ पर मानो कोई लड़की यहाँ पर खड़ी है, और यहाँ पर ये रिवर के 2 एंड है। ठीक है, यहाँ पर एक घर है, और यहाँ पर एक टेम्पल आपके पास है। टेम्पल की जो यहाँ पर स्टेयर्स है, इसमें एक फूल है यहाँ पर। अब वो लड़की यहाँ से देख रही है इस फूल को, और आपको यहाँ पर जिस हाइट में लड़की खड़ी है वो हाइट आपको पता है। तो आप क्या इस हाइट को, जो रिवर की जो विड्थ है, क्या आप इसका पता कर सकते हो बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करके? ठीक है, वही आपसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पर सेम आपका यहाँ पर ऐसी है, किस दे रखा है कि यहाँ पर एक बैलून उड़ रहा है हाइट बी पर, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था। अब क्या आप इस, और आपको ये डिस्टेंस पता होगी, ठीक है, ये मान लो ये आपको पता है। तो क्या आप इस डिस्टेंस को, किस हाइट पे बैलून, ठीक, ग्राउंड से उड़ रहा है, क्या इस चीज को आप पता कर सकते हो किस डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से, बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करके? तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन किए, तीनों क्वेश्चन में डिस्टेंस को फाइंड करना बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करके। तो क्या आप ये चीज कर सकते हो? तो यही आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपका ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप ये चीज पॉसिबल है, आप इस चीज को कर सकते हो बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के। आप इन तीनों की लेंथ को फाइंड कर सकते हो, जो आपसे लेंथ पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, साथ में यहाँ आपको एक एंगल पता होता है थीटा, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ थीटा एंगल होता है, उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं हम। तो जो तीनों आपके केस है, तीनों का एट द एंड एम आपका यही है कि आप डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो बिना किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के यूज करके। तो इसका आंसर आपका है यस, आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ऐसा कर सकते हो। अब ऐसा कैसे कर सकते हो, उसको हम आगे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते अपनी सेकंड स्लाइड पर। अब सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक जो वर्ड आपका है, इसका मतलब आपका क्या है? ठीक है, तो पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पर ट्राई, ठीक है, ट्राई, ट्राई का मतलब 3 होता है। ठीक है, ये पता है आप लोगों को। ट्राई का मतलब आपका क्या था? 3 आपका होता है। गॉन का मतलब आपका होता है साइड्स। ठीक है, ट्राई का मतलब 3, गॉन का मतलब आपका क्या हो गया? साइड। और मेट्रॉन, ठीक है, जो आपका ये जो वर्ड है मेट्री, मेट्रॉन को दिखा रहा है। जो आपका मेट्रॉन होता है, मेट्रॉन का मीनिंग आपका होता है मेजर। तो अगर आप इन तीनों वर्ड्स को अगर मिलाओ, ठीक है, तीनों चीजों को कंबाइन करो, तो क्या बनता है? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स, मेजरमेंट ऑफ 3 साइड्स को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन केवल ये मतलब नहीं था ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ पर प्रॉपर मीनिंग लिखा हुआ। इनफैक्ट
ट्रिग्नोमेट्रिक इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दी साइड्स एंड द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अगर हम स्टडी करते हैं किस चीज की, ट्राइंगल की एंगल्स की और साथ साथ में साइड्स की, ठीक है, अगर उनका रिलेशनशिप को देखते हैं, वो चीज आपकी ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आपकी आती है। और यहाँ छोटा सा आपको हिस्टोरिक नोट दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्री का इन्वेंशन कहाँ पर हुआ था, सॉरी इन्वेंट कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले कहाँ पर हमको इसका एग्जिस्टेंस देखने को मिला था। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री का इजिप्ट में और बेबीलोन में देखने को इसका एग्जिस्टेंस मिलता है ट्रिग्नोमेट्री का। और पहले के टाइम में जो एस्ट्रोनॉमर्स होते थे वो इसका यूज करते थे किस चीज के लिए, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए, स्टार्स की, प्लैनेट्स की अर्थ से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका यूज करते थे पहले एस्ट्रोनॉमर्स। और आज के टाइम में भी इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री के। इंजीनियरिंग की फील्ड में आपको एप्लीकेशन दिख जाएंगे और फिजिकल साइंस का मतलब फिजिक्स की ब्रांचेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज आपको देखने को मिल जाएगा। और भी बहुत वाइड स्कोप है ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि आप इन फ्यूचर आप लोग पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, यहाँ पर आपको मेनली दो चीज पढ़नी है। पहला जो आपको पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। एक हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, और दूसरा हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये दो चीज आप लोग इस चैप्टर में, ठीक है, पढ़ने वाले। तो जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इनके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस नोट को एक बार पढ़ सकते हो, ठीक है, इस नोट को। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना जो मेन पार्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होता है। अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, हमारे पास एक क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और यहां पर मान रहे कि बी में क्या बन रहा है, आपके पास बी में बन रहा है राइट एंगल, बी में बन रहा है राइट एंगल। और इसको हमने मान लिया ए, इसको हमने मान लिया सी मान लिया, ठीक है। तो ए बी सी आपका ट्रायंगल बन गया है। अब अगर आप इसको थीटा बोलोगे, अगर आप इसको क्या बोलोगे, थीटा बोलोगे, तो थीटा के सामने, थीटा के सामने जो आपको साइड दिख रही है, यानी जो आपको ए बी दिख रही है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, अपोजिट ऑफ थीटा। जो साइड आपको थीटा के सामने दिखती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब मानो अगर हम थीटा को यहां लेते हैं, देखो 90 तो फिक्स है, केवल आप या तो थीटा इसको मानोगे या थीटा इसको मानोगे। अगर थीटा आप इसको मानते, अगर थीटा आप इसको मानते तो आपका परपेंडिकुलर कौन सा, परपेंडिकुलर आपका बीसी होता। अगर थीटा इसको मानोगे परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा। अगर थीटा इसको मानोगे परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आपका परपेंडिकुलर आपका क्या होता है, जो साइड थीटा के अपोजिट आपको दिखती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरा आपका होता है हाइपोटेनियस, ठीक है, सेकंड आपका हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका क्या होता है, जो आपको 90 के सामने, ये 90 के जो आपको अपोजिट में जो साइड दिखती है, ठीक है। अब हाइपोटेनस की बात कर रहे थे हम। हाइपोटेनस आपका क्या होता है, जो आपको 90 के जो सामने आपको दिखती है, जो आपको 90 के सामने दिखती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। अब दूसरा आपका है बेस, ठीक है, तीसरा, थर्ड जो आपका ये बेस आपके पास है, बेस यहाँ पर अपने बीसी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बीसी। जो आपकी लाइन ज्वाइन करती है थीटा को और 90 डिग्री को, जो थीटा और 90 डिग्री को जो लाइन ज्वाइन करती है, या आप लाइन सेगमेंट बोलोगे ज्यादा बेटर वो रहेगा, ठीक है, लाइन सेगमेंट, यहाँ कर देना सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। जो थीटा और 90 को ज्वाइन करती है लाइन सेगमेंट, उसको बोलेंगे बेस, ठीक, इसी ट्राइंगल के अंदर। देखो जो आपकी हाइपोटेनस है ये हमेशा फिक्स रहती है, ये हमेशा फिक्स रहती है, केवल परपेंडिकुलर और बेस आपका चेंज हो सकता है। मानो अगर हम थीटा इसको मानते हैं, थीटा इसको मानते हैं, तो हमारा बेस क्या होगा, हमारा बेस क्या होगा, हमने बेस क्या देखा है, लाइन ज्वाइनिंग थीटा एंड 90, थीटा आपका ये होगा। तो आपका बेस आपका क्या होना है, बेस आपका बनेगा ए बी। और परपेंडिकुलर आपका क्या बनने वाला है, थीटा के सामने क्या दिख रहा है आपको, बीसी। तो आपको दिख रहा है कि अगर हमने थीटा को चेंज किया, थीटा को अगर हमने चेंज किया तो हमारा बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, बट हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहती है। 90 एंगल फिक्स है आपका, 90 के सामने यहाँ पे क्या हाइपोटेनस आपकी होती है। तो आपको इन तीन टर्म्स का आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर कौन सी लेते हैं, हाइपोटेनस कौन सी लेते हैं और बेस कौन सा लेते हैं। हाइपोटेनस तो आपका हमेशा फिक्स होगा, बस केवल परपेंडिकुलर और बेस आपका थीटा के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है। यहाँ जो आपका थीटा होता है, ये थीटा किसी स्पेसिफिक, ये किसी एंगल को दिखाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई एंगल आपका होगा उसको हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है, यानी थीटा पर कोई भी आपका एंगल थीटा आपका हो सकता है, ये क्वेश्चन में मेंशन आपको होगा।
तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो हम थीटा लेते हैं क्लास 10th में, जब थीटा लेंगे, थीटा की जो आपकी वैल्यू होगी ना, वो हम 0 से 90 के बीच ही हम लेते हैं। जो आपको यहाँ थीटा मिलेगा ये आपको 0 से 90 के बीच ही मिलने वाला है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हाँ केवल आपका 0 से 90 के बीच में आए। जब आप हायर मतलब क्लास में पहुंचोगे 11th-12th में, आप पढ़ोगे कि ये आगे भी एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। 90 के बाद इनको एक्सटेंड कर सकते हैं आगे, ठीक है। ये जितना आप करना चाहो कर सकते हैं इनको एक्सटेंड, लेकिन जो आपको क्लास 10 में पढ़ना है केवल आपको 0 से 90 के बीच आपको एंगल्स का देखना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले यहाँ पर, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो आपके ये फॉर्मूले, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहले बात करते हैं कि साइन थीटा क्या होता है आपके पास। देखो हमने यहाँ लिखा हुआ साइन थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पर साइन सी लिखा हुआ है। अब देखो साइन सी क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, देखो जरा, आप अगर साइन सी लिखते हो उसका भी मतलब सेम होता है, यानी कौन सा एंगल, सी, जो आपका ये सी वाला जो आपके पास ये एज है, ठीक है, जो सी वाला आपका कोना, इसका जो एंगल होगा उसको बोलेंगे, ठीक है, क्या चीज, वरना आप साइन थीटा भी बोल सकते हो अगर आपने अंदर एक स्पेसिफिक एंगल मेंशन किया है। अगर अंदर एंगल आपका मेंशन नहीं हो तो आप साइन सी भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब आपका सेम होता है, ठीक है। तो साइन थीटा आपका कितना होता है, साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यानी अगर आपको साइन थीटा चाहिए तो आपको परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से डिवाइड करना पड़ेगा। साइन थीटा आपका कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा कितना आपके पास होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा आपका कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो मेन आपको तीन आपको याद रखने हैं, आपको साइन का, कॉस का और टेन का, साइन कॉस टेन, ये तीनों का आपको याद रखना है, ठीक है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस और टेन थीटा आपका होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। मेन आपको ये तीन ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना आपका होता है, ये आपका होता है एच अपॉन पी, यानी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा आपका होता है एच अपॉन बी, कॉट थीटा आपका होता है बी अपॉन पी। अब देखो अगर आप कुछ को देख रहे होगे ना तो आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, ये इसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का उल्टा कितना आपको एच अपॉन पी दिख रहा है, कॉस थीटा का उल्टा यानी एच अपॉन बी, टेन थीटा का उल्टा आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, पी अपॉन बी। यानी टेन थीटा आपका रेसिप्रोकल हुआ किसका, कॉट थीटा का, सेक थीटा आपका हुआ कॉस थीटा का। यानी ये आपस में रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा कितना आपका होगा 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक। वरना आप इसको कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन भी कर सकते हो, इसको आप कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक भी कर सकते हो, इसको कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा भी कर सकते हो। अब देखो इनको आप याद कैसे करोगे, ठीक है, इनको याद कैसे कैसे करोगे, तो एक तरीका है याद करने का। पहले आप इसको ना ऐसे लिख दो, पी बी बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर पी को बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आप इसको ऐसे याद, ठीक है। तो हमको कुछ इसको ऐसे हमको याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। वरना कोई आप अपना भी कोई मेथड आप इसमें लगा सकते हो अगर आपको कुछ और पता है, ठीक है। अब यहाँ देखो इसको कैसे करना है आपको, देखो पहला हमारे पास है साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पहला आपका होगा साइन थीटा, दूसरा आपका होगा कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा आपका होगा टेन थीटा, तीसरा आपका होगा टेन थीटा। फिर आपका रेसिप्रोकल चलने वाला है, यानी ये कॉसेक का होगा यानी रिवर्स में, ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल में ये आपका होगा सेक का, ये आपका होगा कॉट का। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर। ये फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले आपको चैप्टर 8 और चैप्टर 9 दोनों में फॉर्मूले लगने वाले हैं, तो आपको ये फॉर्मूले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बेस में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में मिलने वाला है जहां पर ये फॉर्मूले आपके यूज हो गए, तो आपको इन फॉर्मूलों को अच्छे से आपको याद कर लेना है इन फॉर्मूलों को। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो जो आपके थीटा है ना, इसके बारे में फिर से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्या चीज बताता है, ठीक है। तो उससे पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो जो आपके पास ये साइन होता है, जो हम साइन पढ़ते हैं, ठीक है, ये ना शॉर्ट फॉर्म होती है साइन की, ठीक है, साइन ई।
और जब कॉस होता है कोसाइन, ठीक है। टेन आपकी शॉर्ट फॉर्म किसकी होती है? टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। कॉसेक आपकी कॉस सेकेंड की शॉर्ट फॉर्म होती है, और सेक आपके पास सेकेंड की शॉर्ट फॉर्म होती है, और कॉट आपके पास क्या होती है? कॉट को टेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म आपकी होती है। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। इनका जो प्रॉपर इनका नेम है ये वो इनका नेम आपके पास ये है, ठीक है। साइन का साइन ई, कॉस का कोसाइन ई, टेन का टेंजेंट, ठीक है। ऐसे आप, वैसे ये एग्जाम में तो नहीं आता बट आपको पता होना चाहिए फिर भी। अब यहाँ पर ये कुछ ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर चैप्टर में आगे यूज होगी, ठीक है, जो कि शायद आप फर्स्ट टाइम देखोगे। देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन और यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं फिर ए लिखते हैं, साइन यहाँ स्क्वायर लगाते हैं यहाँ ए लिखते हैं, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो साइन ए का होल स्क्वायर। दोनों का मतलब एक ही बात आपकी होती है, साइन ए का होल स्क्वायर या फिर स्क्वायर को आप यहाँ पर लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल का आप देख सकते हो कॉट का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास कॉट ए का होल स्क्वायर, दोनों बात आपकी एक होती है, दोनों चीज आपकी सेम होती है। एक और चीज, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि जो साइन ए आपके पास होता है, साइन ए का मतलब होता है कि साइन की और ए की मल्टीप्लाई हो रही है, साइन की मल्टीप्लाई ए से हो रही है। इसका मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, कि साइन और ए की मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये नहीं होता है आपके पास, ठीक है। ये केवल एक नोटेशन होती है। अब ये बात, ठीक है। अब तीसरी बात देखते हैं, यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो अगर हम ऐसे लिखते हैं ना, कॉट यहाँ पर माइनस लगाते हैं फिर ए लिखते हैं, और ये चीज, ये दोनों चीजें अलग होती है, ये दोनों आपकी डिफरेंट चीजें हैं, दोनों आपकी डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप ऐसे लिख रहे हो, इसका मतलब होता है वन अपॉन कॉट ए, इसका मतलब आपका होता है वन अपॉन कॉट ए, लेकिन जो आपके पास ये है इसको आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इसको आप क्लास 12 में पढ़ोगे, इसको इनवर्स बोलते हैं, कॉट इनवर्स, ठीक, कॉट इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। ये इनवर्स ये चीज आपकी अलग होती है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो तो आपको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है इसका मतलब वन अपॉन कॉट ए है, और ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा नहीं फिलहाल 10th क्लास में कि कॉट इनवर्स, ठीक है, ये आपको नहीं देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है कर रखी है। हमारे पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है, जो एनसीईआरटी में देखा है, एक ट्राइंगल आपके पास है। हमने पहले यहाँ पर कुछ एंगल लिया, देखो एंगल हमारा फिक्स है, एंगल हमारा फिक्स है, इसकी वैल्यू क्या मान लो? थीटा मान लो, ये हमारे पास फिक्स है। यहाँ पर एक हमने लिया ए पी हाइपोटेनियस, ये हमारा हो गया बेस, ये हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर। देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा और 90 के बीच में हमारा बेस हो गया, और 90 के सामने हमारी क्या होगी? हाइपोटेनस आपकी हो चुकी है। और फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास ये हाइपोटेनस इसको ना एक्सटेंड कर दिया, हाइपोटेनस को हमने एक्सटेंड कर दिया। देखो हमने इसको यहां से लेकर यहां तक एक्सटेंड कर दिया, फिर हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बन गया। यानी पहले हमारे पास ट्राइंगल क्या था? ट्राइंगल हमारे पास पहले ए एम पी था, और बाद में हमारे पास ट्राइंगल क्या आ गया? बाद में हमारे पास ट्राइंगल आ गया ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल हमारे पास आ गया। तो फिलहाल हम करते क्या यहाँ पर, अगर आप थीटा को फिक्स कर दो, अगर आप थीटा को फिक्स कर दो, ठीक है, थीटा मान लो फिक्स है, तो आपको ये चीज दिख रही होगी। अगर आप लोगों ने चैप्टर 6 पढ़ा होगा तो आपको चीज दिख रही होगी, जो आपका ये ट्राइंगल ए एम पी आपके पास है, ट्राइंगल ए एम पी और ट्राइंगल ए बी सी, दोनों में एंगल थीटा आ रहा है, दोनों में आपका क्या आ रहा है? एंगल थीटा आपका कॉमन आ रहा है, दोनों आपका क्या आ रहा है? कॉमन आपका आ रहा है। सेकेंड चीज आपको दिख रही है एंगल ए एम पी, ये एंगल आपका बराबर किसके होने वाला है? सी बी ए के बराबर, सी बी ए, ठीक है। दोनों आपके क्या? दोनों आपके 90 डिग्री एंगल है। तो बाय क्या चीज? सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाय सिमिलरिटी क्राइटेरिया, कौन सा वाला? एंगल एंगल वाला क्राइटेरिया, ठीक है। तो आपको ये चीज दिख रही है साफ साफ, जो आपका ट्राइंगल आपके पास ए एम पी है, ये आपके पास क्या है? सिमिलर आपका हो गया ए बी सी के, ये साफ साफ दिख रहा है आपको। छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, दोनों आपको क्या दिख रहे हैं? दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो आपका क्या होता है? सेम होता है। यानी अगर मैं ये करूं, छोटे ट्राइंगल की परपेंडिकुलर अपॉन में आपका क्या होने वाला है? अपॉन में आपका क्या होने वाला है? बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलर। छोटे ट्राइंगल की परपेंडिकुलर अपॉन आपका क्या होने वाला है? बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलर। ये आपका बराबर किसके होगा? तो फिलहाल मैं बेस ले रहा हूं फिलहाल के लिए, छोटे ट्राइंगल का बेस, छोटे ट्राइंगल का बेस अपॉन में बड़े ट्राइंगल का बेस। कर सकते हैं ऐसा ही, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं, हमें चीज पता है। अब देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होता है, हमें ये चीज पता है, ये तो टेन थीटा होता है। यहाँ पर कितना होता है, टेन थीटा आपका होता है। और यहाँ पर देखो ए एम, ठीक है, एक मिनट एक मिनट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो किया नहीं, ठीक है, सिंप्लीफाई तो किया नहीं। अब देखो हम इस ए एम को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, हम इसको यहाँ भेज देते हैं, यहाँ सी बी और आपका ए बी, ठीक है, हमने कुछ ऐसा इसको लिख दिया, ठीक है, हमने इसको कुछ ऐसा लिख दिया, क्या चीज, देखो यहाँ पर पी एम, ठीक है, पी एम अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में आपका ए एम हो गया, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर आ गया सी बी, यहाँ पर आपके पास सी बी आ गया, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास ए बी आ गया। तो आपको दिख रहा है कि अगर देखो, अगर आपका थीटा फिक्स है, अगर आप थीटा को फिक्स कर दो, अगर आप थीटा को फिक्स कर दो, ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बड़ा हो छोटा हो, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होंगे वो हमेशा आपके सेम आने वाले हैं। क्योंकि जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या चीज बता रहा है, ये आपको टेन थीटा बता रहा है, ये भी आपका टेन थीटा है। तो आपने दो अलग अलग ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल बड़ा लिया, एक ट्रायंगल छोटा लिया है। अब देखो दोनों के रेशियोज क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना, दोनों के रेशियोज क्या आपके सेम आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल का साइज बड़ा छोटा उसमें मैटर नहीं करता है, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा एक स्पेसिफिक एंगल के लिए सेम आने वाले हैं। ट्रायंगल बड़ा हो छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पर आप टेन थीटा की वैल्यू निकालो छोटे के लिए, या फिर बड़े ट्रायंगल के टेन थीटा की वैल्यू निकालो। अगर थीटा सेम है आपका तो यहाँ से टेन थीटा आपको सेम मिलने वाला है, बड़े से भी आपको टेन थीटा आपको सेम मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर हमने लिखा भी इस चीज को, ठीक है, यहाँ पर लिखा भी इस चीज को, यहाँ पर इस चीज को देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इस चीज को, द वैल्यूज, ठीक है, यू है, the values of the trigonometric ratios of an angle do not vary with the length of the side of the triangle। यानी आपका अगर एक एंगल है तो अगर आप रेशियोज निकालते हो ट्रिग्नोमेट्रिक, जो पीछे पड़ा है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, अगर आप उनको निकालोगे ट्रायंगल बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, केवल फर्क आपका एंगल से पड़ता है। अगर एंगल सेम होगा रेशियोज आपके सेम आने वाले रेशियोज आपके हमेशा, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ लिया है, अभी तक हमने सब कुछ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है जो आपके पास 8.1 के लिए जो इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं उनको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं आप लोगों से। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी नेक्स्ट वीडियो पे।